हेलो दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग आज फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन डेली बेसिस पे रखा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, ठीक। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देगा? जब वायुमंडल की अनुपस्थिति हो जाएगी तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों देखिए, जब वायुमंडल की ही अनुपस्थिति होगी तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। वायुमंडल जो है वो काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए, ये परिभाषा है और डायरेक्ट पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में कि दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को हम दर्पण दूरी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश प्रिज्म से होकर सबसे कम विचलित होता है? दोस्तों, जब वाइट कलर को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे ज़्यादा कम विचलित होने वालों में हमारा हो जाएगा लाल कलर। जो रेड कलर है वो सबसे ज़्यादा कम विचलित होता है जब वो श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक वाइट लाइट है, इसे एक प्रिज्म से, ग्लास के प्रिज्म से होकर जब गुजारते हैं हम, तो सबसे कम विचलित देखें तो रेड कलर जो है यहाँ पे सबसे कम विचलित है। और सबसे ज़्यादा अगर हम अपवर्तन देखते हैं तो वायोलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा विचलित हुआ है। ओके, ठीक है। तो सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा? रेड। और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे विचलित होने की तो बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा विचलित होती है। ओके, इस पिक्चर से आपको क्लियरली कन्फर्म हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि वैक्यूम बनाने और बैरोमीटर के सिद्धांत की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए, वैक्यूम बनाने वाले और बैरोमीटर के सिद्धांत की खोज करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम जानते हैं? उनका नाम हमारा हो जाएगा इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। कौन? इवेंजेलिस्टा टोरिसेली जो हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये जो है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वैक्यूम और बैरोमीटर के सिद्धांत की खोज की थी। हम सब लोग जानते हैं कि बैरोमीटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पारा बैरोमीटर होता है जो नॉर्मली और सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है, पारा बैरोमीटर। और दूसरा कौन सा बैरोमीटर है? एनेरोइड बैरोमीटर। कौन सा? एनेरोइड बैरोमीटर एक होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हम यूज में लाते हैं वो पारा बैरोमीटर को लाते हैं। ओके, इन दोनों सिद्धांतों की खोज जो है टोरिसेली ने की थी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और डेली ये सेशन आएगी। आप कंफर्म रहिए कि हम लोग एग्जाम तक अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा, पृथ्वी की उष्मा से जो प्राप्त ऊर्जा है उसे किस नाम से हम जानते हैं? जो ऊर्जा पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। समझिए इसे, जैसे कि हम देखते हैं कि भूमि के नीचे स्थित जो भी गर्म स्थान है, तो गर्म स्थानों से जो प्राप्त उष्मा होती है पृथ्वी की सतह पे उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पे कहीं पे गर्म चीज़ है कोई, अगर वो पानी उसके संपर्क में अगर पानी आता है तो सीधी सी बात है वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा जी, एकदम श्योर उड़ेगा। तो भूमि के नीचे स्थित गर्म स्थानों के संपर्क में जब पानी आएगा तो वाष्प उसका ऊपर आएगा और पृथ्वी की सतह से टकराएगा। तो इसी को हम कहते हैं भूतापीय उष्मा, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। इसी उष्मा को जो है हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि 1901 में एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में।
किसे मिला था भौतिकी के लिए पहला नोबेल पुरस्कार? तो विल्हेम रॉन्गटन। किसे? विल्हेम रॉन्गटन को जो है वो 1901 में एक्सरे की खोज के लिए जो है वो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, विल्हेम रॉन्गटन को है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है खोज से संबंधित वो डायरेक्ट पूछेंगे, इसमें तो कोई कुछ है नहीं, तो ये सब चीज़ों को हमको कन्फर्मली याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किसी पिंड के तत्कालिक वेग की ऊर्ध्वाधर दिशा में पथ के केंद्र की ओर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? अब यहाँ से समझ लीजिए, उसमें उतनी जरूरत है। पथ के केंद्र की ओर जो बल लगाया जाएगा उसे सीधी सी बात हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, यानी कि जो केंद्र की तरफ लग रहा है हम इसे कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। ओके, इसकी परिभाषा अगर अभिकेंद्रीय बल की आप समझो तो होता है कि किसी वित्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए वस्तु का बल जो सदैव केंद्र की ओर रहता है उसे ही हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी के केंद्र की ओर लगाए गए बल को हम अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इनमें से कौन सा जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हम लोगों ने बहुत बार इसे पढ़ा होगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, लेकिन इनमें से चारों में से ऐसा कौन है ऑप्शन में जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और जो गर्मी के दिनों में हमें सड़कों पर मृगछाया दिखती है तो वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही हमारा उदाहरण है। ओके, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता कैसा है? एक चीज़ देखिए, जो गर्मी के दिनों में हमें सड़क पर मृगछायाएँ दिखती हैं, मृगछाया जिसे हम कहते हैं, तो आप देखते होंगे हम लोग कि वो जो सड़क है हमें उस लगता है कि ऊपर की तरफ वो कोई चीज़ यहाँ पे चमक रही है। ठीक, अब देखिए जो सूर्य के जो एक होता है, जैसे मान लो आप यहाँ से कोई किरण जो है गई और ये सीधे आई ऐसे, यहाँ से जाके ऐसे आ गई, तो ये कांतिक कोण जिसे हम कहते हैं, जो इसे आके सीधे हो जाती है, कांतिक कोण। अगर इसका मान हम मान लें 35 डिग्री है, ओके, अगर इसको हम थोड़ा सा भी कांतिक कोण को बढ़ाते हैं, अगर इसे 36 डिग्री कर दें तो ये यहाँ से जाकर तुरंत सीधे ऐसी हो जाएगी, यानी कि जिस दिशा में गई है उसी दिशा में वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऐसे तो जैसे मान लीजिए जब ये जो गर्मी के दिनों में मृगछायाएँ जो है चमकती हैं तो हमें लगता है कि ऊपर की तरफ रोड उठी हुई है, चमक रही है, तो ऊपर की तरफ का मतलब कि जो उष्मा ऐसे गई है, ऊपर से आई है, उस पर पड़ी है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आया और फिर ये उसी रो में उसी की तरफ जाने लगता है, तो यही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि एक समान दृष्टि स्थिति से जिसमें आप अपने पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली नज़र आती हैं, इसमें से बताना है उसे क्या कहेंगे? एक चीज़ सीधी सी समझिए, आप कभी नहीं भूलोगे। अब कह रहा है कि अपने पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं, कह रहा है कि जिसे हम देख सकते हैं वही दोष जो है इसमें होता है, यानी पास की वस्तुओं को जब हम देख सकते हैं तो हो जाएगा हमारा क्या? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगर कहता है कि हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं और नज़दीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं तो हमारा होता है दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, इतना सिर्फ देखना है तो दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ पे हम आपको बता दें निकट दृष्टि दोष है, तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लगाते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस यहाँ पे यूज होगा। और बात कर ले अगर दूर दृष्टि दोष के लिए तो यहाँ पे होता है कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? तो यहाँ पे यूज हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस उत्तल लेंस की भी अगर समझने की बात करें, देखिए दूर दृष्टि दोष, यहाँ पे दो शब्द हैं सिर्फ दूर, तो यहाँ पे उससे एक बढ़ा लो आप 3 हो जाएगा उत्तल लेंस, यहाँ पे 3 है निकट में, तो आप एक और बढ़ा तो 4 हो जाएगा अवतल लेंस। ओके, ये चीज़ आपको कंफर्म मैं कहता हूँ कि आप जीवन में से कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यदि आप एक कमरे के छोर पर इत्र छिड़कते हैं तो अंततः गैस के कण पूरे कमरे में होंगे, यह किसका उदाहरण है? आप इसमें से छांट सकते हो, किसी का तो सर होगा नहीं कैसे भी दोस्तों, क्योंकि कोई चीज़ जब ऊपर चढ़ती है, जैसे लालटेन की जो बाती है
वो उसमें जो केरोसिन जाता है ऊपर बाती पे चढ़ के, वो कैसे तत्व का उदाहरण हो जाएगा। पृष्ठ तनाव तो होगा नहीं, क्योंकि इसे पानी में डूबना और तैरना तो है नहीं। आसंजक बल होगा नहीं, आसंजक बल तो होगा नहीं कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हो जाएगा कि हमारा प्रसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार का मतलब कि आप समझते हो जैसे एक कोने पे हमारा वो गैस पूरे कमरे में फैल गई, तो सीधी सी बात है उसके अणु जो हैं गैस के कण पूरे कमरे में फैल जाएंगे, क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं। ठोस का, उसके बाद गैस, ठोस का, द्रव का, और सबसे ज़्यादा दूर दूर गैस के होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक व्यक्ति को लात मारने वाले पत्थर से चोट लगती है, ये किसका उदाहरण है? जब हम बॉल को थ्रो करते हैं दीवार पे तो वापस हमारे पास आती है। आप कभी दीवार पे किक करना है एक लात, आपके पैरों में हमें चोट लगती है, क्यों? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 नंबर का ये क्वेश्चन है 1998 में कौन से भौतिक विज्ञानी को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्वांटम थ्योरी के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मैक्स प्लैंक। किसे? मैक्स प्लैंक जो है उन्हें 1918 में क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ऐसे उनके सम्मान किस चीज़ के लिए दिया गया ये काफ़ी बार पूछता है। तो ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे हम लोग सबको कवर कर लेंगे इसमें, तो आप लोग इसे याद करते रहिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री संवाद करने के लिए रेडियो का उपयोग करते हैं, क्योंकि अब एक बात हमने अभी सोचा कि जो अंतरिक्ष यात्री, भाई कोई वहाँ पे तो वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि को चलने के लिए किस माध्यम भी नहीं मिलेगा। जब माध्यम मिलेगा ही नहीं तो चलेगा ही नहीं, सुनाई ही नहीं देगा पास की आवाज़ भी। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम वाकी टाकी देखें हैं, यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, वाकी टाकी देखें तो वो लोग वाकी टाकी से बात करते हैं। ठीक है, यानी कि रेडियो से वाकी टाकी से वो लोग बात करते हैं। ठीक है, इसलिए ताकि वहाँ पे निर्वात नहीं है, कोई मीडियम नहीं मिलता है। ओके, देखते हैं निर्वात की ध्वनि गति अत्यंत उच्च होती है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करता, निर्वात में ध्वनि फट जाती है, ध्वनि निर्वात में हल्की हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब ध्वनि चलेगा ही नहीं तो भाई सुनाई नहीं देगा तो वाकी टाकी नहीं, रेडियो का उपयोग करना ही पड़ेगा हमें अंतरिक्ष में बात करने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि एक सौर पैनल की जो सतह है उसको काला रखा जाता है ताकि यह अधिक, क्यों हम उसे रखते हैं काला? जो सौर पैनल है जब वो काला रहता है तो हम लोगों ने हमेशा से, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी काली वस्तुएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, ऊष्मा को अवशोषित करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो इसलिए जो सौर पैनल की सतह है उससे काला रखा जाता है ताकि वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अपनी तरफ जो है वो अवशोषित करे। गर्मी के दिनों में आप सब ने देखा होगा हम लोग ब्लैक शर्ट पहनने से बचते हैं, क्यों? क्योंकि वो सारी किरणों को अपनी तरफ शोषित करती है। वाइट कलर जो है वो अपने आप पे पड़ने ही नहीं देती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बल एक आभासी बल है? कौन सा बल जो है इसमें आभासी बल है? तो आभासी बल की बात करें तो केंद्रापसारक बल जो है, केंद्र प्रसारक बल, ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी केंद्र प्रसारक बल जो है इसमें से वो आभासी बल का उदाहरण है। कौन सा? तो केंद्र प्रसारक बल, केंद्र की तरफ जो बल लगे वो केंद्र प्रसारक बल है, वो आभासी बल का इसमें उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है उच्चतम है? किसमें? इन चारों में से जो विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वो किसमें उच्चतम होता है? तो देखिए पहले समझिए विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है। जैसे आप मान लो कि कोई चीज़ है, जैसे एक रड है, एक छड़ है, एक छड़ है, इसका जो टेम्परेचर है अभी वो हम मानते हैं कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है।
लेकिन हमने किसी उष्मा के थ्रू इसे उष्मा देकर इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री की वृद्धि कर दी, प्लस 1 डिग्री की हमने यहाँ पे वृद्धि कर दी। तो जो 1 डिग्री की वृद्धि करने के लिए जो उष्मा लगी है ना, यहाँ पे जो उष्मा हमने दी है, उसी उष्मा को जो है हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है, किसे? इसी जो उष्मा 1 डिग्री के तापमान को बढ़ाई है, जितना उष्मा कंज्यूम हुआ है इसे बढ़ाने में, तो उसी उष्मा को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और बात करें कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट उष्मा का मान होता है तो पानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा। पानी की विशिष्ट उष्मा जो है वो सबसे अधिक होती है, ओके, उच्चतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। कैसे? समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है हम, अब रडार तो होगा नहीं, ऊपर जाएगा, रडार तो होगा नहीं, लेजर ये भी ऊपर जाएगा, सोनार हम किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। जैसे जब हम सोनार जो है ये पानी के नीचे जाता है और जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए जो भी वस्तु उस पर टकराएगा और टकरा के आके सूचना देगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे उपस्थित है, तो सोनार इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि वह धातु जिसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि इसका आंसर कोई नहीं बता सकता। विद्युत चालकता अधिक होती है, शीशा होगा नहीं, अगर आप तांबा होगा नहीं, क्योंकि चांदी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये शुद्ध मात्रा में अगर चांदी होता है। अगर पहले तो जब आप लोगों को शायद याद होगा, जब हम लोग बिजली के लिए तार फंसाते थे तो हम लोग एल्यूमिनियम का वो जो है हुक लगाते थे, बार बार उसमें कार्बन लगता था। लेकिन जो चांदी होता है ना, अगर वो लगा दो कभी कार्बन ना धरे उसमें। तो विद्युत चालकता है वो सबसे अच्छी, सबसे अधिक होती है चांदी की। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक फोटो सेल में जो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा वो किस में परिवर्तित हो जाती है? ठीक है, फोटो सेल की जो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, कौन सी? तो जो एक विद्युत ऊर्जा है, फोटो सेल में जो विद्युत ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा जो है वो फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा होती है वो फोटो सेल में एक प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये पूरे हमने 20 क्वेश्चन आज कर लिए। ठीक है, देखिए, एक तूफान की भविष्यवाणी की जाती है यदि वायुमंडलीय दाब, ये सारे क्वेश्चन आप देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है यदि वायुमंडलीय दाब जब एकाएक एकदम कम हो गया, जिससे हम लोग बैठे रहते एकाएक तूफान आ गया, तो जो वायुमंडलीय दाब जो है, जो मंडलीय प्रेशर है, एकाएक यानी कि अचानक से एकदम क्या हो जाए, गिर जाता है। जब वायुमंडलीय दाब टोटली एकदम अचानक से गिर जाता है तुरंत, तो जो है वो क्या होता है, उस समय वो वायुमंडलीय दाब जब गिरता है तुरंत, तो तूफान की भविष्यवाणी होती है। जब धीरे धीरे गिरे ना वायुमंडलीय दाब, तो वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि जब अगर अचानक से वायुमंडलीय दाब गिर जाए तो तुरंत तूफान आता है, और जब धीरे धीरे गिरे तो इसके गिरने से यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट थे फिजिक्स के क्वेश्चन, जो भी हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे, हमारे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों देखिए, ये क्रम जो है अब से आपको आज से डेली मिलेगा, इस पर कोई ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप टोटल वीडियो देखिए, पूरा देखिए। आप हमारे YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों बेहतर तरीके से आपकी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी NTPC रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, LP के लिए, और जो भी हमारा ये टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। और आज फिजिक्स हमने रखा था, कल देखते हैं आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं आपके लिए कल फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।